हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 NCERT चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं देखेंगे। चलो देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। ये रही हमारी पृथ्वी, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए थोड़ा यहाँ 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 क्या है, उभरी हुई है, ठीक है। और ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, ठीक है। ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। आगे देखिए। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये देखिए ग्लोब, ये रहा ग्लोब। देखिए ये क्या है, ग्लोब है। ये ग्लोब का क्या है, ये देखिए ऐसे जो मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ये क्या है, जो सुई लगी हुई है, ये अक्ष है, ठीक है। आगे देखिए। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में तो ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए ग्लोब के, ये कौन से, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। आगे देखिए। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है, ठीक है। ये देखिए सभी क्या हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं। ये क्या है, विषुवत वृत्त है, ठीक है। आगे देखिए।
देखिए थोड़ा था, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये देखिए, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, इनके समांतर जो रेखाएं होती हैं ये सब क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये सभी कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आगे देखिए। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाला यहाँ 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ये कौन सा, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, इसको कई नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये सभी जितनी भी रेखाएं उत्तर की ओर हैं ये सभी उत्तरी अक्षांश हैं, और इधर जो दक्षिण की ओर है विषुवत वृत्त के, मतलब यहाँ से 0 डिग्री से, ये सभी कौन सी रेखाएं हैं, दक्षिणी अक्षांश। आगे देखिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, एक बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखिए, ध्यान दीजिए इधर, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये विषुवत वृत्त है। कौन सी रेखा है, विषुवत वृत्त है। ठीक है, और इधर उष्णकटिबंधीय, और इधर भी जितना भाग है ये भी उष्णकटिबंधीय है। और ये देखिए, ये कर्क रेखा है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और ये मकर रेखा है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी पर है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, और ये देखिए, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिणी पर है। अब इधर ये देखिए, उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ है, 66.5 डिग्री उत्तरी पर है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है ये वाला, और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब ये देखिए, ऐसे ऐसे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाती हैं, देखिए धीरे धीरे घट रही हैं, यहाँ पर जाके एकदम छोटी सी हो गई। ऐसे इधर भी है, देखिए ये अक्षांश रेखाओं जैसे जैसे मतलब विषुवत वृत्त से, देखिए ये रहा विषुवत वृत्त, तो ये ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जा रही हैं ऐसे ऐसे इनकी लंबाई घटती जाती है। इधर भी ऐसे ऐसे जाती हैं तो घटती जाती है। ठीक है, आशा करते हैं आ रहा होगा समझ। देखिए आगे, महत्वपूर्ण अक्षांश
विषुवत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, देखिए आगे कौन कौन सी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा इसमें, देखिए ये रहा, ये देखिए ये कौन सा है, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और ये उत्तरी मतलब उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है, 66.5 डिग्री। और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा। और ये ताप कटिबंध है, कौन कौन से, ये देखिए दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंधी है। ये भी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। देखिए उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये सब उत्तरी उत्तरी रहेंगे। देखिए उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये कर्क रेखा, ये उष्ण कटिबंध इधर भी है इधर भी है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये सब दक्षिणी शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी शीत कटिबंध। आगे देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे देखिए देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों
पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय एवं उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। देखिए यह सबका क्या है, ग्रिड है। ये जो खाने दिख रहे हैं ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो और ये सभी पूर्व से पश्चिम वाली कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। ये जो चौकोर बीच में ये सभी खाने बने हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा गा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आगे देखिए, अब आप देखेंगे कि वृत्त आखा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देखिए, देशांतर और समय क्या है? देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किससे लगाया जा सकता है? परछाई से लगाया जा सकता है। आगे देखिए, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होगा तो क्या होगा? दोपहर होगा। ठीक है, उस समय कोई परछाई नहीं बनेगी। देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, अतः वह स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है, उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। ठीक है, ये जैसे देखिए, ये कौन सा? ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, तो इसका समय क्या होगा? आगे होगा। इसका समय क्या होगा? आगे। और इसका समय क्या होगा? पश्चिम की ओर पीछे होगा। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना डिग्री? 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 60। कितना होगा? 15 गुणे 60 मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है,
पूरब में कितना बजा होगा? 1 बजा होगा। और पश्चिम में कितने बजे होंगे? 11 बजे होंगे। देखिए आगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय का देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए हमारा भारत है ये, ठीक है। ये 82.5 डिग्री ये स्थित है, ये रेखा, ठीक है। ये दिख रही होगी डाक डाक, ये कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, ठीक है। आगे देखिए। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्र में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। किसका समय? भारत का समय, ठीक है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। आगे देखिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होगा, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितने? 15 डिग्री, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।